स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपके एजुकेटर ज्योति मीना। आज की क्लास में हम देखेंगे जीवाणुओं को परपोषी, जो जीवाणु परपोषी होते हैं उसके बारे में। हम पिछली क्लास में हमने देखा था कि जीवाणु या बैक्टीरिया की संरचना कैसी होती है, किस प्रकार से वो देखा होते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल से देखा था। हमने ये भी देखा था कि जो जीवाणु होते हैं उन्हें पोषण के आधार पर दो भागों में बांटा गया था। फर्स्ट था स्वपोषी और सेकंड था परपोषी। जो स्वपोषी होता है उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था कि वो कैसे होते हैं, किस प्रकार से दिखते हैं, वो कैसे अपना पोषण करते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल से देखा था। अब आज की क्लास में हम देखेंगे परपोषी के बारे में। जिन जीवाणु में क्लोरोफिल नहीं होता है वे परपोषी होते हैं और दूसरे पौधों एवं जंतुओं से भोजन लेते हैं। परपोषी जीवाणु को निम्न 3 भागों में बांटा गया। जो जीवाणु होते हैं, जो परपोषी जीवाणु होते हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्योंकि जिन जीवाणु के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है तो वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसलिए अपने भोजन के लिए और दूसरों या अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों या पौधों पर आश्रित होते हैं, इसलिए उन्हें परपोषी कहते हैं। परपोषी 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है परजीवी। जो परजीवी होता है वो अपना पोषण किस प्रकार से लेता है इसके बारे में हम देखते हैं। ये जीवाणु जो स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते हैं तथा दूसरे जीवों के शरीर में निवास करते हैं तथा उनकी कोशिकाओं से भोजन ग्रहण करते हैं, ये जीव जिनसे ये जीवाणु भोजन लेते हैं पोषी कहलाते हैं। परजीवी पोषित जीवों में बीमारियां पैदा करते हैं। उदाहरण, नींबू में साइट्रिक कैंकर्स बीमारी तथा मनुष्य में निमोनिया, टाइफाइड, विष ज्वर आदि रोग जीवाणुओं से होते हैं। जो परजीवी होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो परजीवी होता है ये परपोषी टाइप का जीवाणु होता है या बैक्टीरिया होता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए अपना भोजन नहीं बना सकते। इसलिए क्या करते हैं, अपने भोजन या अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों के शरीर के अंदर निवास करता है या इसके ऊपर निवास करता है, जिससे अपना भोजन ग्रहण करता है। ये जिन जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें हम पोषी जीव कहते हैं। जो परजीवी होते हैं ये क्या करते हैं कि अपने पोषी जीव के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे नींबू में कैंकर्स रोग हो गया, मनुष्य में निमोनिया, टाइफाइड, विष ज्वर आदि इन परजीवी जीवाणु के द्वारा इन रोग होता है। अगला है इसमें मतोपजीवी। ये मृत तथा सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन लेते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का अपक्षरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो मृतोपजीवी बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है कि जो सड़े गले पदार्थ हुए या कुछ एनिमल्स या कुछ जीव मर गया या पौधों की डालियां हुई उनके ऊपर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, जो मरे हुए पदार्थ होते हैं, सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उसमें क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है ना वो जटिल रूप में पाए जाते हैं। उनको ये सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं जिससे एक ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा के द्वारा ये अपना पोषण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से ये अपना पोषण करते हैं, अपना जीवन व्यापित करते हैं। अगला है सहजीवी। ये जीवाणु दूसरे जीवों के साथ रहकर अपना जीवन बिताते हैं। इसमें दोनों जीव लाभान्वित होते हैं, जैसे कि लेग्यूमिनोसी कुल के पौधे की जड़ों पर पाए जाने वाले राइजोबियम लेग्यूमिनोसोम जीवाणु। सहजीवी के बारे में हम सब जानते हैं कि इसमें क्या होता है, दो जीव एक साथ रहते हैं, उसमें क्या एक दूसरे को हानि, तो एक दूसरे को हानि होती है, ना कि एक को लाभ और दूसरे को हानि, उसमें दोनों ही जीवों को लाभ होता है। इसको हम उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि जो दालों वाले पौधे होते हैं जिनकी जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है, जो हम सब जानते हैं कि जिन पौधों से हमें दाल प्राप्त होती है उनकी जड़ों में घटाने के रूप में राइजोबियम पाया जाता है। ये राइजोबियम क्या करता है कि वातावरण में जो नाइट्रोजन मुक्त वातावरण में जो मुक्त नाइट्रोजन होती है उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही नाइट्रेट में बदलते हैं तो उस बदले हुए नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में पौधे यूज करते हैं, उसके बदले में राइजोबियम को या पोषण या भोजन देते हैं। इसी प्रकार दोनों ये जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। अब देखते हैं इसमें जीवाणु में प्रजनन या बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। इसमें रिप्रोडक्शन निम्नलिखित 3 विधियों द्वारा होता है। इसमें रिप्रोडक्शन 3 विधियों के द्वारा होता है। फर्स्ट है वृद्धि प्रजनन, सेकेंड हो गया इसका अलैंगिक प्रजनन और थर्ड होता है इसमें लैंगिक प्रजनन। जो किस प्रकार से होता है वो भी अलग अलग प्रकार से होता है, इनके अंदर वो देखते हैं। फर्स्ट है वृद्धि प्रजनन। जीवाणु में वृद्धि प्रजनन निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। इसमें जो वृद्धि प्रजनन होता है वो अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग तरीके से होता है। किस प्रकार से होता है हम देखते हैं। फर्स्ट है मुकुलन द्वारा। इस विधि में जीवाणु कोशिका से एक अतिवृद्धि निकलती है
जिसमें केंद्रीय पदार्थ तथा कोशिका द्रव्य का कुछ भाग आ जाते हैं और यह एक मुकुल मात्र कोशिका से पृथक होकर नई कोशिका बनाती है। जो मुकुलन होता है इस विधि में क्या होता है कि जो जीवाणु कोशिका होती है ना, उस पर अतिवृद्धि निकल जाती है। मतलब उसकी सेल्स के बाहर, जैसे अमीबा के ऊपर जिस अतिवृद्धि होती है ना, जैसे वो लोकोमोशन के समय उसमें अलग अलग अतिवृद्धि हो जाती है या कुछ संरचना अपने कोशिका से बाहर बनने लगती है, उस प्रकार से इन जीवाणु की कोशिकाओं में भी अतिवृद्धि होती है। अतिवृद्धि में क्या होता है कि जो संरचना बनती है उसमें क्या होता है, केंद्रीय की भाग भी चला जाता है और उसके साथ साथ कोशिका द्रव्य भी कुछ भाग इसके अंदर चला जाता है। जैसे उसके अंदर कोशिका द्रव्य और केंद्रीय के पदार्थ इकट्ठा होता है तो उसे हम मुकुलन कहते हैं। मुकुलन में क्या होता है, जैसे वो इकट्ठा होने के बाद वो अपने मातृ कोशिका, जिस कोशिका में अटैच हुआ है, अटैच था, उससे वो अलग होता है। उससे अलग होने के बाद वो नई कोशिका का निर्माण करता है। इस प्रकार से इसमें प्रजनन होता है। अगला होता है इसमें द्विभाजन विधि द्वारा। इस विधि में प्रजनन अनुकूल परिस्थितियों में होता है, जिसमें जीवाणु कोशिका असूत्री विभाजन द्वारा दो पुत्री कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक पुत्री कोशिका एक नई कोशिका की भांति कार्य करने लगती है। जो द्विभाजन विधि होती है बैक्टीरिया में, वो क्या उसकी अनुकूल परिस्थितियों में होती है। उसका टेम्परेचर, उसका पोषण उसको पर्याप्त मात्रा में मिलता है या प्रजनन के लिए जो जितना उससे टेम्परेचर चाहिए वातावरण में उसको मिलता है, उस समय इसमें द्विभाजन विधि होती है। द्विभाजन विधि में क्या होता है, उसके असूत्री विभाजन होता है। उसकी कोशिका में जो जीवाणु कोशिका होती है, जो बैक्टीरिया होता है, उसकी कोशिका में असूत्री विभाजन होने लगता है। असूत्री विभाजन होने से क्या होता है कि उसकी एक कोशिका से दो कोशिका बनती है, जिसे हम पुत्री कोशिका कहते हैं या डॉटर सेल कहते हैं। तो डॉटर सेल होती है, उसको जब वो अनुकूल परिस्थितियां मिल ही रही हैं तो वो कोशिका अन्य दूसरी कोशिका या नई कोशिका की भांति वो कार्य करने लगती हैं। इस प्रकार से वो रिप्रोडक्शन करता है या अपना प्रजनन करता है। अगला है अलैंगिक प्रजनन। जीवाणु में अलैंगिक प्रजनन निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। जो अलैंगिक प्रजनन होता है बैक्टीरिया में, वो भी अलग अलग विधियों द्वारा होता है। अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग विधि द्वारा होता है। फर्स्ट होता है एंडोस्पोर्स द्वारा। प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवाणु कोशिका के अंतर वस्तुएं सिकुड़कर मोटी भित्ति वाली एक संरचना बनाती हैं, जिसे एंडोस्पोर्स कहते हैं। जो अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि जीवाणु की जो कोशिका होती है उसको जब उसके प्रजनन के समय से प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलती, सही मात्रा में टेम्परेचर, सही मात्रा में उसको पोषण नहीं मिलता है, तो उसको वो प्रतिकूल परिस्थितियां होने लगती हैं। तब जब उसको प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, जब उसका टेम्परेचर या तो लो होगा या हाई होने लग जाएगा, उसको पोषण सही मात्रा में नहीं मिलता, तब क्या होता है कि जीवाणु कोशिका की जो अंतर वस्तुएं हुई वो सिकुड़ कर एक मोटी भित्ति वाली संरचना बना लेती, जिसे हम एंडोस्पोर्स कहते हैं। इसका निर्माण बेसिलस तथा कोलिस्ट्रीडियम नामक जीवाणु में होता है। जो एंडोस्पोर्स हम देख सकते हैं वो क्या है कि बेसिलस तथा कोलिस्ट्रीडियम नामक जीवाणु या नामक के जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर में एंडोस्पोर्स द्वारा प्रजनन देखते हैं। प्राय यह एक जीवाणु कोशिका में एक ही एंडोस्पोर बनता है, जो कोशिका के बीच या किनारे पर स्थित होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवाणु कोशिका का छिद्र संकुचित होकर गोल हो जाता है, जिसके चारों ओर मोटी प्रतिरोधी भित्ति बन जाती है। एंडोस्पोर गोल अंडा व दीर्घ वृत्ताकार होता है, जिसकी बाहरी भित्ति पतली या कोमल होती है। जो एंडोस्पोर्स होता है वो क्या होता है, जो जीवाणु कोशिका एक ही जीवाणु कोशिका होती है तो उसमें एक ही एंडोस्पोर्स बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि एक ही जीवाणु कोशिका में 2-4 एंडोस्पोर्स बन जाए, ऐसा नहीं कि एक ही कोशिका में एक ही एंडोस्पोर बनेगा। वो कोशिका की जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो उसमें क्या करता है, जो एंडोस्पोर होता है वो कोशिका के किनारे पे आके इकट्ठा हो जाता है। एक कोशिका के जो किनारा होता है, जो लेयर्स होती हैं, उसको पास में आकर इकट्ठा हो जाता है। जब उसको प्रतिकूल परिस्थितियों में जब जीवाणु कोशिका का छिद्र संकुचित होकर गोल हो जाता है तो उसके चारों एक मोटी भित्ति बन जाती है, जो अपने वातावरण के को से उससे बचाती है। उस पर प्रतिरोधी मोटी भित्ति बन जाती है, जो बाहर के टेम्परेचर, जो बाहर का जो टेम्परेचर है जो भी प्रतिकूल फैक्टर्स होते हैं जो उसके ऊपर इफेक्ट डालेंगे, उसको नष्ट करेंगे, उससे वो बचाती है। एंडोस्पोर गोल व अंडाभ होता है या दीर्घ वृत्ताकार हो सकता है, जिसकी जो बाहरी भित्ति होती है वो पतली और कोमल होती हैं। जो अंडाभ की जो बाहरी भित्ति होती है वो पतली व कोमल होती है, इसलिए उसको बचाने के लिए उसके ऊपर मोटी प्रतिरोधी भित्ति बन जाती है, जिसे हम एक्सोस्पोरियम कहते हैं। इसके अंदर अनेक परतों का बना स्पोर कोट स्थित होता है, जिसके अंदर अनेक छल्लेदार परतें दिखाई देती हैं, जो कोर्टेक्स कहलाती हैं।
जो एक्सोस्पोरियम होता है उसके अंदर क्या होती है, परतें बन जाती हैं, अलग अलग परतें से बना स्पोर कोट स्थित हो जाता है, मतलब स्पोर कोट बन जाते हैं अलग अलग परतियों से, जिसके अंदर छल्लेदार कोर्टेक्स पाया जाता है। जीवाणु का जो कोर्टेक्स होता है ना, वो कैल्शियम डाइकोलिक एसिड तथा पेप्टिडोग्लाइकन का मिश्रण का बना होता है। जो जीवाणु की जो कोर्टेक्स होता है ना, विशेष प्रकार के एसिड से मिलकर बना होता है, जिसे हम कैल्शियम डाइकोलिक एसिड व पेप्टाइडोग्लाइशियम कहते हैं। कोर्टेक्स के भीतर कोशिका भित्ति स्थित होती है, जो कोशिका कला के चारों ओर घेरे रहती है। जो कोर्टेक्स होता है, जो जीवाणु का जो कोर्टेक्स होता है, उसके भीतर, कोर्टेक्स के भीतर कोशिका भित्ति होती है, और कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका कला होती है, जिससे वो कोशिका भित्ति चारों ओर से घेरे रहती है। कोशिका कला के अंदर एंडोप्लाज्मी, राइजोबियम तथा डीएनए पाए जाते हैं। जो जीवाणु की जो कोशिका कला होती है, उसके अंदर हम सब जानते हैं कि एंडोप्लाज्मा, राइजोबियम तथा डीएनए पाए जाते। अनुकूल परिस्थितियों में कोशिका भित्ति फट जाती है और एंडोस्पोर अंकुरण करके नई कोशिका का निर्माण करते हैं। जैसे ही एंडोस्पोर होता है, उससे क्या करता है, उसके ऊपर कोशिका कला पाई जाती है। जैसे उससे प्रतिकूल परिस्थितियों के स्थान पर अनुकूल परिस्थितियां मिलने लग जाती है, सही टेम्परेचर, पोषण, सब कुछ उसको मिलने लग जाता है। उसके बाद क्या करता है कि वो एंडोस्पोर क्या होता है कि उसके बाहर की जो कोशिका भित्ति होती है ना, वो अनुकूल परिस्थितियों आते से ही फट जाती है। जैसे ही वो फटती है तो उसमें से एंडोस्पोर बाहर निकलेगा, वो फिर अंकुरण करेगा और नई कोशिका का निर्माण करेगा। इस प्रकार से इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है। अगला होता है इसमें पुट्टी द्वारा। कुछ बैक्टीरिया में अलैंगिक प्रजनन होता है, वो पुट्टी के द्वारा। कभी कभी जीवाणु कोशिका आकार में छोटी होने लगती हैं तथा गोल हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप मोटी भित्ति वाली गोल संरचना बन जाती है, जो पुट्टी कहलाती है। इसमें क्या होता है कि कुछ जीवाणु होते हैं, वो आकार में छोटे हो जाते हैं, जो अपने आकार को छोटा कर लेते हैं। जैसे वो अपने आकार को छोटा करते हैं, उसके ऊपर मोटी भित्ति बन जाती है, मोटी भित्ति वाली गोल संरचना बना लेते हैं, जिसे हम उस गोल संरचना को हम पुट्टी कहते हैं। जैसे ही एक्सोटोबैक्टर में अनुकूल परिस्थितियों में यह पुट्टी अंकुरण करके एक नई वृद्धि कोशिका का निर्माण करते। इसमें क्या आता है, जो मोटी भित्ति वाली जो पुट्टी बनती है, पुट्टी, वो जो एक्सोबैक्टर नामक जो बैक्टीरिया होता है ना, उसके अंदर बनती है। जैसे ही उस बैक्टीरिया को अनुकूल परिस्थितियां मिलेगी, तो वो पुट्टी अंकुरण करके नई वृद्धि कोशिका का निर्माण करते हैं। किस प्रकार से वो अपने बैक्टीरिया का निर्माण करते हैं, उसको हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया को जब प्रतिकूल परिस्थितियां मिलेगी तो एंडोस्पोर बनाएगा। जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियों में वो एंडोस्पोर बनाएगा, तो वो अपने जो साइटोप्लाज्म में जो कोशिका द्रव्य होगा, उसको इकट्ठा करके एक थिक लेयर बना लेगा, थिक वॉल बना लेगा, जो इस प्रकार से बनती है। उसके बाद क्या करता है, वो थिक वॉल के अंदर वो एंडोस्पोर इकट्ठा हो जाता है, वो बन जाता है। फिर उसमें जर्मिनेट, जैसे ही उसको अनुकूल परिस्थितियां मिलेगी, उसको सही टेम्परेचर, सही मात्रा में पोषण, सही मात्रा में मतलब वो जगह जिसको वो अनुकूल परिस्थितियाँ होती है, जिससे वो सब कुछ उपलब्ध हो जो उसको चाहिए, वो जैसे ही मिलेगा उसको, उसमें जर्मिनेशन होने लगा एंडोस्पोर का। जैसे ही एंडोस्पोर का जर्मिनेशन होगा, तो इसमें वो स्पोर से बाहर जो इसका स्पोर होता है, स्पोर वॉल होती है, वो फट जाती है, एंडोस्पोर बाहर निकलता है और स्पोर वॉल वहीं के वहीं रह जाती है, वो न्यू सेल की तरह रहता है, और फिर उस तरह से वो बैक्टीरिया का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है। अगला होता है इसमें कोनिडियम द्वारा। जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो अगला होता है इसमें कोनिडियम द्वारा। जो कोनिडियम होता है, स्ट्रेप्टोनाइसिस नामक जीवाणु में अलैंगिक प्रजनन कोनिडिया द्वारा होता है। जो स्ट्रेप्टोनाइसिन होता है, उसमें अलैंगिक जो प्रजनन पाया जाता है वो कोनिडिया द्वारा पाया जाता है, ये हम जानते हैं। जो साधारण कोनिडियो स्पोर पर लगे रहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में कोनिडिया अंकुरण करके जीवाणु तंतु बनाते हैं। लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जीवाणु में अन्य पौधों की भांति लैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता है। इनकी कोशिकाओं में इस विधि में आनुवंशिक पदार्थों का स्थानांतरण होता है। इस कहने का मतलब यह है कि जो लैंगिक प्रजनन है, जो अन्य पौधों में जो लैंगिक प्रजनन होता है वो हाई प्रकार का होता है, मतलब डेवलपमेंट होता है, हाई डेवलपमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जब लैंगिक प्रजनन होता है तो उसमें फ्यूजन होता है, फिर उसके बाद उसमें जायगोट बनता है, जायगोट के बाद उसमें एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद बीज का निर्माण होता है। इस प्रकार से उसमें लैंगिक प्रजनन हाई
डेवलपमेंट के रूप में पाया जाता है। पर इस प्रकार का जीवाणु में नहीं होता, इसमें सिंपल प्रकार का लैंगिक प्रजनन होता है। तो जीवाणु का जो लैंगिक प्रजनन होता है इसमें केवल उनके जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में उसमें डीएनए या आरएनए भी पाए जा सकते हैं, जो कि उनका केवल स्थानांतरण होता है। तथा विशेष प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन होता है जो मेरोमिक्सिस कहलाता है। इसमें क्या होता है, लैंगिक प्रजनन के अलावा इसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, जो एक विशेष प्रकार का होता है जिसे हम मेरोमिक्सिस के नाम से जानते हैं, या मेरोमिक्सिस का हम किसे कहते हैं। इसके अंदर जो जीवाणु कोशिका होती है उसके अंदर जो लैंगिक प्रजनन होता है वो निम्नलिखित 3 विधियों के द्वारा होता है, जो हम निम्नलिखित रूप से हम देख सकते हैं। फर्स्ट होता है इसमें कॉन्जुगेशन। यह प्रजनन विधि इस्वेरिचिया कोलाई नामक जीवाणु में पाई जाती है। यह जीवाणु मनुष्य की आंत में पाया जाता है। जो कॉन्जुगेशन विधि होती है या कॉन्जुगेशन जो प्रजनन होता है, जो इस्वेरिचिया कोलाई नामक का जो जीवाणु होता है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। जो ई कोलाई होता है वो यह जीवाणु मनुष्य की आंत में पाया जाता है। जो ई कोलाई नामक का जो जीवाणु होता है, हम सब जानते हैं कि जो मनुष्य की आंत में हमें पैरासाइटिक या परजीवी के रूप में पाया जाता है। इस विधि का पता लेडरबर्ग तथा टेटस ने सन 1946 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा लगाया। जो टेटस व लेडरबर्ग नामक जो वैज्ञानिक थे, प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, सन 1946 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो ई कोलाई था उसके अंदर कॉन्जुगेशन नाम की जो विधि थी उसका उन्होंने पता लगाया। जीवाणु कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में एक मुख्य गोलीय डीएनए होता है। कहने का मतलब है कि जो जीवाणु कोशिका होती है उसके अंदर एक अनुवांशिक पदार्थ के रूप में मुख्य गोलीय डीएनए पाया जाता है, जिसे बैक्टीरियल क्रोमोसोम या मुख्य जीनोम कहते हैं, जिसे हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम या मुख्य जीनोम के नाम से हम जानते हैं। एक खास तरह का प्लाज्मा होता है जिसे हम एफ कारक कहते हैं, जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम और डीएनए के अलावा इसमें विशेष प्रकार का प्लाज्मिड होता है जिसे हम एफ कारक का नाम देते हैं, जो कि कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। इसके अलावा क्या होता है, इसे हम अन्य नाम से भी जानते हैं जिसे हम सेक्स फैक्टर कहते हैं। एफ कारक के आधार पर कोशिकाओं को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एफ प्लस जिनमें एफ कारक उपस्थित हो तथा एफ माइनस जिसमें एफ कारक अनुपस्थित हो, स्ट्रैंड्स में विभाजित करते हैं। जो एफ कारक होता है या जो एफ कारक वाली जो कोशिका होती है, जो एफ कारक की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर से हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है एफ प्लस या एफ पॉजिटिव जिसमें एफ कारक पाया जाता है या एफ कारक प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है एफ माइनस या एफ नेगेटिव जिसमें एफ कारक अनुपस्थित होता है या एफ कारक जो एफ फैक्टर होता है वो एब्सेंट होता है। इस प्रकार लेडरबर्ग एवं टेटस द्वारा जीवाणुओं में सबसे पहले लैंगिकता की खोज की गई। एफ प्लस स्ट्रैंड नर तथा एफ माइनस मादा के रूप में इंगित किए गए हैं। मतलब जो लेडरबर्ग तथा टेटस नामक के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे पहले या सर्वप्रथम लैंगिकता की खोज इसी ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर की थी। उन्होंने बताया था कि जो एफ प्लस वाला स्ट्रैंड होता है उसे हम मेल या नर कहते हैं, और एफ माइनस वाला जो स्टैंड होता है जिसे मादा या फीमेल के रूप में हम इंगित कर सकते हैं। इसमें जो संयुग्मन वाली जो विधि होती है, संयुग्मन वाली जो विधि होती है सब निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है। वे अलग अलग तरीके से संपन्न होती है। किस प्रकार से होती है हम देखते हैं। डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि इसमें एफ प्लस तथा एफ माइनस वाले जो स्टैंड है वो आपस में फ्यूजन करेंगे, फिर उसके बाद इसमें उसके जो अनुवांशिक पदार्थ हैं उसका ट्रांसफर होगा, फिर उसके बाद नए बैक्टीरिया का निर्माण होगा। इस प्रकार से इसमें फ्यूजन होता है। एफ प्लस तथा एफ माइनस स्टैंड वाली कोशिकाएं जब संपर्क में आती हैं तो उनके बीच एक संयुग्मन नलिका का निर्माण होता है। कहने का मतलब है एफ प्लस या एफ पॉजिटिव तथा एफ माइनस या एफ
नेगेटिव स्टेन वाली कोशिका, जिसके अंदर F प्लस तथा F माइनस वाली, हम जब जानते हैं कि दोनों अलग अलग कोशिका होती है। जो F प्लस वाली होती है वो मेल होती है, F माइनस वाली होती है जो फीमेल होती है। जब इन दोनों के बीच में संपर्क होता है, एक दूसरे के संपर्क में आती है, तो इसमें क्या होता है, एक ट्यूब टाइप संरचना बनती है जिसे संयुग्मन नलिका या फ्यूजन ट्यूब कहते हैं, या फ्यूजन ट्यूब या फ्यूजन नलिका का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं। F प्लस कोशिका में F डीएनए का एक स्ट्रैंड दूसरे के अलग हो जाता है तथा F माइनस कोशिका में संयुग्मन नलिका में होकर प्रविष्ट करता है। कहने का मतलब यह है कि जो F प्लस कोशिका होती है, चाहे नर या मेल कोशिका होती है, उसमें क्या होता है, एक कारक के रूप में डीएनए होता है, उसका एक स्ट्रैंड क्या होता है, वो अलग हो जाता है। अलग होकर वो क्या करता है, F माइनस कोशिका या मेल जो फीमेल कोशिका होती है, इन दोनों के बीच में फ्यूजन नलिका का जो निर्माण होता है, उसके द्वारा वो F माइनस कोशिका के अंदर चली जाती है। दोनों कोशिकाओं में रेप्लिकेशन द्वारा एकल डीएनए द्विधागी डीएनए परिवर्तित हो जाता है। इसमें क्या होता है, जब दोनों कोशिकाओं के बीच में फ्यूजन हो गया तो तब उनका क्या होता है, उसमें उनके बीच में क्या रेप्लिकेशन होता है। अब जो ऊपर वाला पॉइंट था उसमें हमने देखा था कि जो F प्लस वाला जो डीएनए था उसका स्ट्रैंड F माइनस कोशिका के अंदर जाता है। जैसे दोनों के अंदर सिंगल स्ट्रैंड हो जाते हैं तो क्या होता है कि उनके अंदर रेप्लिकेशन होता है। जैसे ही सिंगल स्ट्रैंड के रेप्लिकेशन होगा, सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड डीएनए में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार F माइनस कोशिका F प्लस कोशिका में बदल जाती है। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि जैसे F माइनस कोशिका के अंदर डीएनए जाता है तब उसका रेप्लिकेशन होता है, तो वो सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड में चेंज होता है। तो क्या कहता है, जो F माइनस कोशिका होती है उसमें F कारक नहीं था, जैसे ही वो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो उसमें क्या होता है, जब जैसे वो F प्लस कोशिका से जो डीएनए का एक स्ट्रैंड उसके अंदर आया था, फिर उसने अपना रेप्लिकेशन किया और वो सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड में चेंज हुआ, तो उसी कारण वो माइनस कोशिका F माइनस कोशिका थी जो F प्लस कोशिका में चेंज हो जाती हैं। आगे देखते हैं। संयुग्मन की एक दूसरी विधि HFR विधि है। HFR का मतलब है उच्च बारंबारता पुनर्योजन होता है। इसमें क्या होता है कि संयुग्मन की एक दूसरी विधि है जिसे हम HFR विधि कहते हैं। जो HFR विधि है उसका मतलब यह होता है कि डीएनए में बारंबारता होना, मतलब उच्च प्रकार की बारंबारता या बार बार उसमें रेप्लिकेशन या पुनर्योजन होता रहता है। जीवाणु की कुछ प्रजातियों में F कारक मुख्य बैक्टीरियल क्रोमोसोम से जुड़ा रहता है। कहने का मतलब जो जीवाणु कोशिका हो या जीवाणु होते हैं उनमें कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं कि उनका जो F कारक होता है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम से स्थायी रूप से जुड़ा रहता है। संयुग्मन के समय जब F कारक विकलित होता है तो अपने साथ कुछ बैक्टीरियल क्रोमोसोम से भाग भी लेकर ग्राही कोशिका में चला जाता है। इसमें क्या होता है कि हम जानते हैं कि जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उससे F कारक जुड़ा रहता है। जब फ्यूजन के समय उनके बीच में जब विगलन होगा या फिर वो अपने क्रोमोसोम से F कारक अलग होकर दूसरी कोशिका के अंदर जाएगा, तब क्या करेगा कि जो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से वो जुड़ा था उस क्रोमोसोम का वो कुछ भाग अपने F कारक के साथ लेकर दूसरी ग्राही कोशिका या जिस कोशिका के अंदर वो जा रहा है या जिस कोशिका को उसने इफेक्ट किया है उसके अंदर लेके चला जाएगा। ऐसा कारक F कहलाता है। ऐसे ही कारक को हम F कारक कहते हैं तथा HFR कोशिका से क्रोमोसोम के कुछ जीन F माइनस कोशिका में चले जाते हैं। मतलब जो HFR कोशिका होती है जिसमें F कारक क्रोमोसोम या बैक्टीरियल क्रोमोसोम से जुड़ा रहता है, वो क्या करता है, उस क्रोमोसोम के कुछ जीन F माइनस कोशिका या F नेगेटिव जो फीमेल कोशिका थी उसके अंदर लेके चला जाता है। ऐसी जो लैंगिक प्रजनन की जो सेकेंड विधि है वो है ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण। इसे हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। यह जीवाणु कोशिका में जीन या डीएनए पुनर्योजन की वह विधि है जो संवर्धन माध्यम या झिल्ली में खास तरह के प्रोटीन जिन्हें डीएनए परिमेयज कहते हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण विधि है वो लैंगिक प्रजनन की सेकेंड विधि है।
इसमें क्या होता है कि यह जो जीवाणु कोशिका के अंदर जो जीन या डीएनए पुनर्योजन की जो विधि होती है उस समय उसमें संवर्धन माध्यम जो झिल्ली होती है उसके अंदर जो संवर्धन माध्यम की जो झिल्ली होती है उसमें एक खास प्रकार का प्रोटीन होता है जिन्हें हम डीएनए पॉलीमरेज करते हैं उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं। यह कोशिका भित्ति छिद्र युक्त होती है। इस स्थिति को हम कॉम्पिटेंस कहते हैं। जो जीवाणु कोशिका की जो भित्ति होती है उसमें कुछ छिद्र पाए जाते हैं। इस छिद्र की उपस्थिति के कारण इन्हें हम कॉम्पिटेंट कहते हैं तथा जीवाणु कोशिका को कॉम्पिटेंट कोशिका कहलाती है। जो कोशिका भित्ति है जीवाणु के उसके अंदर कुछ छिद्र पाए जाते हैं कोशिका भित्ति में, उन छिद्रों को हम कॉम्पिटेंस के नाम से जानते हैं तथा इस कॉम्पिटेंस या इन छिद्रों के कारण उस सेल्स को हम कॉम्पिटेंस सेल्स कहते हैं। इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में संवर्धन माध्यम में पड़ा रेखीय डीएनए प्लाज्मिड दोनों ग्राही कोशिकाओं में जाते हैं। ऐसी कोशिका ट्रांसफॉर्म्ड कोशिका कहलाती है। इस विधि में पुनर्योजन स्थायी होता है। कहने का मतलब होता है कि जब संवर्धन माध्यम में जो कोशिका का जो संवर्धन माध्यम होता है, जो सिंपल जो माध्यम होता है उसमें जो डीएनए पड़ा रहता है सिंपल रेखीय या सिंगल स्ट्रैंड के रूप में, या उसमें जो डीएनए और प्लाज्मिड होता है दोनों ही ग्राही कोशिका में जाते हैं। जब संवर्धन माध्यम होता है, जब प्रजनन का जब उसमें टाइम आता है तब उसके कोशिका के अंदर जो रेखीय डीएनए पड़ा है वो तथा और प्लाज्मिड दोनों ही ग्राही कोशिका के अंदर जाते हैं। ऐसी कोशिका को हम ट्रांसपोर्ट कोशिका के नाम से जानते हैं। इस विधि में जो पुनर्योजन या ट्रांसपोर्ट रूपांतरण होता है वो स्थायी रूप का होता है। अगला लैंगिक प्रजनन का जो अगली टाइप होता है वो होता है ट्रांसडक्शन। जीवाणुओं में ये एक विशिष्ट प्रकार के डीएनए पुनर्योजन विधि है जिसमें एक जीवाणु कोशिका के कुछ जीन दूसरे जीवाणु कोशिका में एक टेम्परेट जीन बैक्टीरिया के माध्यम से स्थानांतरित किए जाते हैं। जो ट्रांसडक्शन होता है, जो ट्रांसडक्शन विधि होती है, इसमें क्या होता है कि जो जीवाणु होता है, जीवाणु में एक विशेष प्रकार के जो डीएनए होता है उसके अंदर पुनर्योजन या रूपांतरण की क्रिया होती है, जिसमें क्या होता है जीवाणु की कोशिका के कुछ जीन दूसरी कोशिका में ट्रांसफर हो जाते हैं टेम्परेट जीन के द्वारा ट्रांसफर करते। इसमें क्या होता है कि एक इसके ट्रांसडक्शन क्या होता है, जो हम बैक्टीरियोफेज नामक के जो विषाणु होते हैं वो क्या करते हैं बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो टेम्परेट जीन पाए जाते हैं उसके अंदर जो कोशिका के कुछ जीन अपने अंदर रखते हैं वो दूसरी जीवाणु कोशिका या दूसरी जीवाणु कोशिका के अंदर स्थानांतरित किए जाते हैं या कर देते हैं। इसकी खोज जिंदर एवं लेबर्ट ने 1952 में की थी। जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिंदर एवं लेडरबर्ग थे उन्होंने सन 1952 में ट्रांसडक्शन विधि का उन्होंने खोज की थी। इसके अंदर क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है ठीक उसी प्रकार से बैक्टीरियल क्रोमोसोम से जुड़ता है जैसा कि HFR की स्थिति में एफ कारक जब फेस डीएनए बैक्टीरियल डीएनए से असेंबली के समय विलगित होता है। कहने का मतलब ये होता है कि जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है उसी प्रकार से जुड़ा रहता है। उस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो HFR विधि के संयुग्मन की जो HFR विधि थी उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरियल के क्रोमोसोम से जो एफ कारक था जिस प्रकार से जुड़ा था या जिस प्रकार से वो जुड़ा रहता है उसी प्रकार से इसमें जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है इसमें भी बैक्टीरियल का जो क्रोमोसोम है वो उसी प्रकार से इसमें जुड़ा रहता है। जैसे कि एफ कारक था जो HFR की जो विधि थी या फ्यूजन विधि थी उसमें जो बैक्टीरियल डीएनए था उससे जुड़ा था। असेंबली के समय जो विगलित होता है उस समय हमें पता चलता है उसी टाइप से इसमें वो जुड़ा रहता है। तो अपने साथ कुछ बैक्टीरियल जीन भी रखता है। जब यह फेज दूसरी कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं तो उन कोशिकाओं में डीएनए द्वारा लाए गए जीन भी आते हैं। आपको पता ही है कि जो बैक्टीरिया फेज होता है जब किसी बैक्टीरिया को वो इफेक्ट करता है तो अपने डीएनए के साथ पहले जिस बैक्टीरिया को इफेक्ट किया था उसके डीएनए या उसके जीनोम का कुछ भाग अपने डीएनए के साथ वो लेके आता है। फिर क्या करता है, फिर वो दूसरे बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। तो जो अपने डीएनए के साथ उस बैक्टीरिया का जो जीन्स अपने कोशिका के साथ लेके आए थे जो फिर ग्राही कोशिका या बैक्टीरियल डीएनए में प्रविष्टिकरण तथा विगलित के पश्चात छोड़ दिया जाता है।
तो कहने का मतलब ये होता है कि जब वो दूसरे बैक्टीरिया को संक्रमित करता है तो अपने डीएनए के साथ दूसरे बैक्टीरिया का जो जीन लेके आता है उसी ग्राही कोशिका के बैक्टीरियल डीएनए में प्रविष्टिकरणता विकलित के समय उसमें छोड़ देता है, मतलब उसके अंदर छोड़ देता है। कहने का मतलब हम जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियोफेज होता है, वो एक विशेष प्रकार का विषाणु होता है जो बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्ट करता है, उन्हें संक्रमित करता है। वो क्या करता है कि अपने डीएनए के साथ उसी बैक्टीरिया का जीन्स, कुछ जीन के भाग अपने बैक्टीरिया के साथ जोड़ के रखता है, फिर वो दूसरे बैक्टीरिया को संक्रमित करता है या दूसरे बैक्टीरिया को टारगेट बनाता है संक्रमित करने के लिए, तो उसके डीएनए के अंदर वो प्रविष्ट कर देता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और समझ में आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स करना ना भूलें। इसी लेक्चर के आगे हम देखते हैं जीवाणुओं के आर्थिक महत्व, कि जो जीवाणु थे उनका हमारे जीवन में क्या आर्थिक महत्व है, वो हमारे लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में देखेंगे हम इसी क्लास में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।